मतलब सोचिए, मध्य पूर्व के रेगिस्तान में हजारों किलोमीटर दूर कोई मिसाइल गिरती है और उसका सीधा असर हमारी रसोई के गैस चूल्हे पर होता है। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन दुर्भाग्य से आज की हकीकत यही है। ठीक है, चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्योंकि आज के इस डीप डाइव में हम यही डिकोड कर रहे हैं कि आखिर 28 फरवरी 2026 को जो अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध शुरू हुआ, उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है। हमारे पास कुछ बेहतरीन भू आर्थिक रिपोर्ट्स हैं और हम सीधे इस मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की सीमा का युद्ध नहीं है। मतलब ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर एक सीधा हमला है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तालेगांदो जैसे ठिकानों पर एक साथ हमले किए और ईरान के शीर्ष नेता की मौत हुई, तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, वही रास्ता जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस गुजरता है, राइट? हाँ बिल्कुल वही। ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। तभी तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी कहा जा रहा है, और इसका असर तो रातों रात दिखा है। मैं पढ़ रही थी कि बाजार में भयंकर पैनिक है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस नाकेबंदी के तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के पार चला गया। मतलब घबराहट इतनी ज्यादा थी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA को अपने आपातकालीन भंडार से रिकॉर्ड 40 करोड़ बैरल तेल जारी करना पड़ा। बाप रे, 40 करोड़ बैरल! इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी वित्तीय संकट में दुनिया ने अपना सबसे बड़ा पिगी बैंक फोड़ दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा गुल्लक टूटने के बाद भी बाजार शांत नहीं हुआ, जो साफ दिखाता है कि आज भी दुनिया फॉसिल फ्यूल्स पर कितनी खतरनाक हद तक निर्भर है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कल ही मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल पंप पे कोई भीड़ नहीं थी, सब नॉर्मल था। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट बता रही है कि लोग 55 दिनों के बजाय 15 दिनों में ही LPG सिलेंडर बुक कर रहे हैं। गैस के लिए इतनी अफरा तफरी मची है। अगर दुनिया में इतना बड़ा संकट है और क्रूड $100 के पार है, तो सिर्फ LPG के लिए पैनिक क्यों है, पेट्रोल के लिए क्यों नहीं? इसका सीधा जवाब हमारी सप्लाई चेन के गणित में छिपा है। देखिए, भारत ने पेट्रोल और कच्चे तेल के मामले में बहुत समझदारी दिखाई है। हमने अपने आयात को काफी डाइवर्सिफाई किया है। हम आज 40 अलग अलग देशों से तेल लेते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस अभी भी हमें हर दिन 10 लाख बैरल तेल दे रहा है। पर एक मिनट, अगर शिपिंग के मुख्य रास्ते ही बंद हो जाएं, तो 40 देशों से तेल लेना क्या काम आएगा? मतलब जहाज तो आ ही नहीं पाएंगे ना? आपका सवाल एकदम जायज है, लेकिन यहाँ पेंच ये है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य से हमारा कच्चा तेल उतना प्रभावित नहीं हुआ है जितना कि LPG। हमारी LPG खपत का 60% हिस्सा आयात होता है, जो मुख्य रूप से उसी ब्लॉक हुए रास्ते से आता है। अच्छा, तो कच्चे तेल के जहाज दूसरे रास्तों से आ सकते हैं, लेकिन LPG जहाजों का गणित अलग है। बिल्कुल, और सबसे डराने वाली बात यह है कि भारत की LPG स्टोर करने की जो अंडरग्राउंड क्षमता है वो केवल 1.4 लाख टन है। मतलब हमारे पास पूरे देश के लिए 2 दिन से भी कम की गैस जमा है। अरे बाप रे, सिर्फ 2 दिन? मतलब रसोई गैस के लिए हम पूरी तरह से उन जहाजों पर निर्भर हैं जो अब आ नहीं पा रहे हैं। तो अब इस अफरा तफरी वाले बाजार में आपातकालीन गैस मंगाने के लिए हमें भारी प्रीमियम भी चुकाना पड़ रहा होगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इस गैस की कमी का सीधा असर हमारे देश के खजाने पर पड़ रहा है। आपातकालीन ऊर्जा खरीदने के लिए बाजार में डॉलर की भारी मांग पैदा हो गई है। इसका नतीजा यह है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि रुपया गिरकर 95 प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, और हमारा चालू खाता घाटा, यानी देश जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा बाहर से चीजें खरीदने में खर्च कर रहा है, वो 3% तक बढ़ सकता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो फिर यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर क्रूड इतना महंगा हो गया है और डॉलर के मुकाबले रुपया इतना गिर रहा है, तो मैंने जो कल पेट्रोल भरवाया उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब हमारी राजनीति और चुनावों में है। 2026 में कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए सरकार ने खुदरा कीमतों को बढ़ने से रोक दिया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई इसकी कीमत नहीं चुका रहा। तो फिर नुकसान कौन उठा रहा है? तेल कंपनियां? हाँ, तेल कंपनियां यानी OMCs प्रति सिलेंडर 134 रुपए की वैश्विक वृद्धि में से 74 रुपए का नुकसान खुद अपनी बैलेंस शीट पर सह रही हैं। पर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना बड़ा घाटा सहकर तो वो तुरंत दिवालिया हो जाएंगी। मेरा मतलब है, कोई भी कंपनी इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकती है? वो दिवालिया इसलिए नहीं होती
क्योंकि उन्हें सरकार का परोक्ष समर्थन होता है। वे अभी अपनी बैलेंस शीट पर यह घाटा उठाती हैं इस उम्मीद में कि भविष्य में जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होंगी तो वे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम ना करके इस नुकसान की भरपाई कर लेंगी। ओहो, मतलब ये तो एक तरह से अदृश्य टैक्स हुआ जो भविष्य में आम जनता से ही वसूला जाएगा। लेकिन हाँ, हमें ये भी मानना होगा कि कुछ त्वरित फैसलों ने हमें पूरी तरह ढहने से बचा लिया, जैसे भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प, जिसने हमारे जहाज़ों को सुरक्षा दी। हाँ, वो बहुत क्रिटिकल था। और उससे भी अहम था एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर। बिल्कुल, ये रातों रात लागू हुआ ना। सरकार ने रिफाइनरियों को मजबूर किया कि वे अपनी रासायनिक प्रक्रिया में बदलाव करें और कच्चे तेल से अन्य बाय प्रोडक्ट्स बनाने के बजाय सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एलपीजी निकालें। सही कहा। और इसी इंडिया फर्स्ट नीति के तहत भारत ने अपना सामरिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक रिजर्व जारी करने से साफ मना कर दिया। हमारे पास केवल 5.33 मिलियन टन का रिजर्व है, जो आपात स्थिति में सिर्फ कुछ ही दिनों तक चल सकता है। आईईए के भारी दबाव के बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ये हमारे अपने अस्तित्व के लिए है, वैश्विक बाजार की कीमतें कम करने के लिए नहीं। जो बात हमें वापस उसी मिसाइल और रसोई वाले दृश्य पर ले आती है। मतलब ये संकट एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब 1 अरब से अधिक आबादी वाले देश का अपना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केवल कुछ ही दिनों का हो, तो देश कब तक रिफाइनरियों की कूटनीति के भरोसे रह सकता है। इस डीप डाइव की शुरुआत में हमने देखा कि कैसे दुनिया जीवाश्म ईंधन पर अटकी पड़ी है। तो क्या हजारों किलोमीटर दूर से हमारी रसोई तक पहुंचने वाला ये प्रभाव इस बात का सबसे बड़ा अलार्म नहीं है कि हमें तुरंत फॉसिल फ्यूल्स छोड़कर हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ जाना चाहिए? ये सच में सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।